वेलकम बैक टू माय चैनल द सिद्दीकी कोड। सो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉटलिन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में और कॉटलिन कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उन्हें हम डीपली समझेंगे क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स और आपके जो बेसिक जो लैंग्वेजेस के फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम लोग एक एप्लीकेशन की तरफ बढ़ पाएंगे और एक रियल लाइफ कोड लिख पाएंगे। सो हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझेंगे क्या होता है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग ने पढ़ी होंगी, शायद कॉटलिन आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या फिर बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन सभी लैंग्वेजेस में ये एक कॉमन चीज़ है, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट तो होते ही हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इफ एल्स के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत वेन के बारे में पढ़ेंगे। वेन के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वेन हम लोग कैसे, कब और कहाँ यूज़ करते हैं। सो लेट्स मूव टू VS कोड और अंडरस्टैंड अबाउट कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हम लोग एक नई फाइल बना लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के नाम से। इसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट की फाइल बना रहे हैं और फाइल को हम .kt एक्सटेंशन से सेव करते हैं। kt एक्सटेंशंस क्योंकि कॉटलिन फाइल है, हम लोग कॉटलिन कोड लिख रहे हैं तो उसको हम लोग kt एक्सटेंशन से सेव करते हैं। अगर यहाँ पे जावा फाइल होती तो हम उसे .java फाइल को के नाम .java से सेव करते। मैं जावा का रेफरेंस इसलिए लेता हूँ क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि लोग जिसने जावा पढ़ रखी होगी, थोड़ी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी होगी, तो वो उसे अच्छे से कवर कर पाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट की एक फ़ाइल बना ली हम लोग ने। इस फाइल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में लिख लेते हैं। इसमें हम लोग कॉटलिन कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स और कंडीशनल स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं। एक तो हमारा इफ़ हो गया, टू एल्स हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया, एंड हम लोग इसमें इफ़ एल्स एज एन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे जो कॉटलिन स्पेसिफिक है। एंड आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे वेन स्टेटमेंट के बारे में। जैसा कि मैंने बोला कि हम लोग वेन स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा ओवरव्यू लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको वेन स्टेटमेंट को डिटेल में कवर करूँगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग और स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम लोग अपना जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके लिए हमें एक एंट्री पॉइंट चाहिए होता है जो कि मेन फंक्शन होता है। मेन फंक्शन हमारा एंट्री पॉइंट होता है। तो मेन फंक्शन हम लोग लिख लिया है। जब भी हम लोग कोड को रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा जो कोड है वो इस एंट्री पॉइंट से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं और कब उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो हम लोग ये देखते हैं, एक यूज़र है, हम लोग एक रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे और उससे समझेंगे ताकि आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक ATM का एग्जांपल लेके चलूँगा। ATM के एग्जांपल से आपको बहुत अच्छा रिलेट कर पाएंगे और उससे आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो वेल अकाउंट, सपोज़ एक बंदा है श्याम, वो उसका अकाउंट है एक किसी भी ABC बैंक में, तो उसका अकाउंट बैलेंस है श्याम अकाउंट बैलेंस। उसका अकाउंट बैलेंस है 500 रुपीज़। और जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ लिया था कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, वेल और वेर की हेल्प से। और हम लोग को सेमीकोलन की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कॉटलिन में ये रिमूव कर दिया गया है। जावा में हम लोग को सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत पड़ती थी स्टेटमेंट को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो और अब हम लोग को ये पता है कि शाम का अकाउंट बैलेंस 500 रुपीज़ है। तो अब हम लोग का एग्जाम्पल ये आता है, सपोज़ शाम है, शाम को कुछ पैसे निकालने हैं और शाम को नहीं पता उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो शाम गया एक ATM में, एक ABC ATM में गया जो कि उसके नियर बाय था हाउस के। तो वहाँ गया, उसने विड्रॉ अमाउंट डाला ATM में, विड्रॉ अमाउंट डाल दिया कुछ 400 रुपीज़। विड्रॉ अमाउंट डाल दिया 400 रुपीज़। जब विड्रॉ अमाउंट 400 रुपीज़ उसने डाल दिया तो क्या होना चाहिए, आपका अमाउंट विड्रॉ हो जाना चाहिए और आपका बैलेंस जो है रिड्यूस हो जाना चाहिए, यही होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 500 है उसमें से 400 निकाल लिया तो आपके पास 100 रुपये बचने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, वेल बैलेंस शाम अकाउंट बैलेंस माइनस विड्रॉ अमाउंट, प्रिंट ln अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली, योर अकाउंट बैलेंस इज बैलेंस। तो उसने अमाउंट को विड्रॉ कर लिया सक्सेसफुली और बैलेंस बचा इतना, ठीक है, ये बहुत सही है। अकाउंट बैलेंस 500 था, विड्रॉ अमाउंट 400 था, उसने क्या किया, विड्रॉ कर लिया और सक्सेसफुली विड्रॉ हो गया। तो सपोज अब हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। कॉटलिन
सी जो कि हमारा ये कंपाइलर है, और ये टूल है जो कि जब हम लोग कॉटलिन इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग को कंपाइल करने के लिए एक टूल मिलता है, तो उसकी हेल्प से हम लोग कंपाइल कॉटलिन के कोड को कंपाइल करते हैं। कॉटलिन सी और हमारी फाइल का नाम है कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट के टी। रन करते हैं तो हमें एक डॉट के टी क्लास फाइल बन जाती है हमारे पास जो कि एक बाइट कोड होता है, इसे हम लोग बाइट कोड बोलते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसे रन करवाते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट के टी। तो हम लोग इसे रन करवाते हैं तो और हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अब योर अकाउंट बैलेंस इज 100 रुपीज़। तो हम लोग का ये सक्सेसफुली रन हो गया और कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज़ अब क्या है, शाम को 1000 रुपये की ज़रूरत है। उसने क्या किया, वो ATM गया, उसने विड्रॉ अमाउंट डाला 1000 रुपये। लेकिन क्या इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अमाउंट विड्रॉ हो जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो भी हमने कोड लिखा है अगर उसको रन करवा के देखते हैं तो क्या होता है, देखते हैं। अगर हम लोग इस कोड को रन करवाते हैं और देखते हैं कि क्या होता है, पहले हम इसको क्लियर करते हैं, फिर कंपाइल करते हैं कॉटलिन सी कंडीशनल स्टेटमेंट, कॉटलिन सी कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट के टी हम लोग ने रन करवाया, और उसके बाद हम लोग ने इसको रन करवाया तो अमाउंट विड्रॉ, सॉरी मैंने सेव नहीं किया था। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर लिया, अब मैंने इसको रन करवा दिया। सो अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली, योर अकाउंट बैलेंस इज -500 रुपीज़ विच इज़ रॉन्ग। कभी भी बैलेंस क्या हो सकता है, माइनस में नहीं जा सकता है, क्योंकि उसने उसके जब अकाउंट में उसके जब अकाउंट का बैलेंस 500 रुपीज़ है, इस यूज़ केस में ATM के यूज़ केस में, अगर आप कभी भी ATM जाते हो, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस में 500 रुपये है, अगर आप 501 रुपये निकालने का भी ट्राई करते हो तो वो विड्रॉ नहीं होगा। लेकिन इस केस में यहाँ पे विड्रॉ हो रहा है और बैलेंस आ रहा है -500 रुपीज़, जो कि एक गलत है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो ATM की फंक्शनैलिटी बिगड़ गई, क्योंकि ऐसे तो कोई भी बंदा आएगा 500 रुपये उसके अकाउंट में होंगे, 50,000 रुपये डाल के वो निकाल लेगा। तो उस केस में हम लोग को एक कंडीशन हैंडल करनी पड़ेगी कि हम पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे उसके अकाउंट में इतना बैलेंस है भी। विड्रॉ करने से पहले, विड्रॉ का ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि उसके अकाउंट में इतना बैलेंस है भी। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, और तो हम लोग यहाँ पे अब कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं होती तो हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये चेक करना है, जितना वो अमाउंट निकालना चाहता है उतना उसके बैंक बैलेंस में, अकाउंट में एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हम लिखते हैं यहाँ पे इफ़ लिखते हैं, और इफ़ लिखने के बाद हम लोग चेक करेंगे ये अमाउंट अवेलेबल है कि नहीं है। तो शाम अकाउंट बैलेंस इज़ ग्रेटर देन विड्रॉ अमाउंट, देन ओनली वी कैन विड्रॉ। अगर मैं आपको इफ़ का एक्सप्रेशन बताऊं, सिंटैक्स ऑफ इफ़, तो हम लोग इफ़ लिखते हैं और जो भी कंडीशन होती है वो लिखते हैं, जो भी लॉजिकल ऑपरेटर होता है, कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे। अगर इफ़ कंडीशन इज ट्रू देन ओनली इट विल execute the code inside the if block। सो हम लोग ने ये इफ़ लिखा, इफ़ के अंदर एक कंडीशन लिखी कि शाम का अकाउंट बैलेंस जो है वो विड्रॉ अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा नहीं तो इक्वल भी होना चाहिए, इक्वल में भी हम लोग विड्रॉ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो हमने क्या किया, ये जो चीज़ थी हमने इसके अंदर लिख दी, ये कॉपी यहाँ से कट किया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया, और इस चीज़ को भी हमने क्या किया, इस चीज़ को भी यहाँ से उठाया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। इफ़ शाम अकाउंट बैलेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू विड्रॉ अमाउंट देन ओनली ही कैन विड्रॉ, अदरवाइज ही कैन नॉट एबल टू विड्रॉ। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, यहाँ अब हम इसको एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सेव कर लेते हैं पहले इससे, और फिर कॉटलिन सी कंपाइलर की टूल की हेल्प से इसको कंपाइल कर लेते हैं हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स केटी। ठीक है, कंपाइल कर लिया हमने, और यहाँ पे मैंने अब इसको जावा की हेल्प से रन कर दिया। ठीक है, और तो हमारा कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हुई, क्योंकि शाम का अकाउंट बैलेंस है जो कि 500 रुपीज़ है, एंड जो विड्रॉ अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ है, जो तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि शाम का अकाउंट बैलेंस कम है। लेकिन इस कंडीशन क्या लिखा हुआ है, अगर शाम का अकाउंट बैलेंस बराबर और उसके बड़ा हुआ तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी। तो हम लोग अगर इसको यहाँ पे डालेंगे 500 जो कि इक्वल है विड्रॉ अमाउंट का बैंक बैलेंस के, तो हम लोग इसको रन करवाएंगे। तो अब हमारे पास
आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। कंडीशनल स्टेटमेंट डॉट KT। तो हमारे पास आउटपुट प्रिंट होना चाहिए। अब हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं। सो अकाउंट बैलेंस 0, हमारे पास 500 रुपये थे अकाउंट बैलेंस, और 500 रुपये उसने विड्रॉ कर लिए शाम ने, तो उसके पास 0 बैलेंस बचा। ठीक है, यहाँ पे विड्रॉ हो गया। लेकिन सपोज़ अगर वो 1000 रुपये डालता है और हमारे पास कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो ये तो गलत है, वो तो स्टक हो गया ना। ATM में वो खड़ा है, अब वो वेट कर रहा है कि कुछ आया ही नहीं, मेरे पास कुछ मैसेज भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, हुआ क्या आखिर, मैंने तो पैसे निकाले। तो उसके सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हम लोग का कोड ऐसा होना चाहिए कि यूज़र कहीं भी स्टक ना हो, कहीं भी स्टक ना हो, किसी भी चीज़ में फंसे नहीं। अगर वो चीज़ परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, किस रीज़न से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसे वो चीज़ पता चल जाए। तो उस केस में जैसा कि हम लोगों ने कहा था एल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब एल्स आता है पिक्चर में। तो एल्स क्या क्या है, अगर हम लोग ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये अंदर चला जाएगा, सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा, उसको मैसेज दिखेगा कि भाई मेरा बैलेंस तो अच्छे से मतलब विड्रॉ हो गया अमाउंट, और बैलेंस दिखा दिया मेरा, ये सब अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर क्या होता है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उसको कोई तो मैसेज दिखता ही नहीं है। एटलीस्ट उसे कम से कम एक मैसेज तो दिखना चाहिए कि अगर उसका अमाउंट विड्रॉ नहीं हुआ है, किस रीज़न से नहीं हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो रीज़न उसको मिलना चाहिए यूज़र को, तो वो समझ जाएगा। तो उस अगली बार अगर वो ट्राई करेगा तो वो कम बैलेंस के साथ, कम अमाउंट के साथ वो ट्राई करेगा। ठीक है, तो हम लोग ये करेंगे, तो हम लोग एल्स ब्लॉक का यूज़ करेंगे। क्या होता है, अगर इफ़ ब्लॉक क्या होता है, इफ़ ब्लॉक में अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, इफ़ ब्लॉक में आपने कुछ कंडीशन लिख दी है, अगर वो ट्रू नहीं होती है, तो आपका ये कोड जो है वो एल्स ब्लॉक में चला जाता है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उसके बाद ये एल्स ब्लॉक में चला जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और अमाउंट विड्रॉ सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा, तो एल्स के केस में नहीं जाएगा। तो ये होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। पहले मैं आपको एक मैसेज लिख देता हूँ जो आप जैसे रिलेट कर पाओगे। हमारा क्या हुआ, ये एल्स केस में कब जाएगा, जब विड्रॉ अमाउंट जो है वो बड़ा होगा बैंक बैलेंस से। तो बैंक बैलेंस कम होगा और वो अमाउंट ज़्यादा निकालने का ट्राई कर रहा होगा, तो इस केस में एल्स केस में आएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, लो बैलेंस योर करंट अकाउंट बैलेंस इज शाम अकाउंट बैलेंस, एंड देन प्लीज ट्राई विथ बाय रिड्यूसिंग विड्रॉ अमाउंट। कुछ भी हम लोग मैसेज डाल सकते हैं, ये हमारे यूज़ केस के ऊपर है, क्या मैसेज हम लोग डालना चाहते हैं। तो हम लोग इसको सेव करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं तो कैसे क्या होता है। तो हम लोगों ने पहले इसको रन कर लिया, कंपाइल हो गया, कंपाइल करने के बाद इसको रन कर दिया। ठीक है, हमारे पास मैसेज प्रिंट हो गया, लो बैलेंस योर करंट अकाउंट बैलेंस इज 500, प्लीज़ ट्राई बाय रिड्यूसिंग विड्रॉ अमाउंट। तो ये चीज़ हम लोग की यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो हम लोग समझ गए यहाँ पे इफ़ और एल्स का यूज़ कैसे होता है। एक रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग ने एग्जांपल को लेके हम लोगों ने इसको समझा कि कैसे हम लोग इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं। तो आप लोग को, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको दोबारा इस पर वीडियो बनाऊँगा और इसको समझाने की कोशिश करूँगा एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने इफ़ पढ़ लिया और एल्स के बारे में पढ़ लिया। तो हम लोग एल्स को लिख देते हैं, इफ़ कंडीशन इज नॉट ट्रू then the else code will execute। ठीक है, तो हम लोग ने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं, हमारा क्या था, थर्ड टॉपिक था नेस्टेड इफ एल्स। हम लोग ने ये पढ़ लिया, हम लोगों ने, ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। सपोज़ क्या है, अब हम लोगों ने क्या किया, एक कंडीशन ये लगा ली, शाम अकाउंट बैलेंस विड्रॉ अमाउंट, ये तो हो गया। तो ये हमारे एक एग्जांपल से हमें ये समझ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल में मूव करते हैं। जितना हम लोग एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे, जितना हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल्स के चीज़ें पढ़ेंगे, उतने हम लोग बेटर समझ पाएंगे। तो हम इसको रिमूव करते हैं और दूसरे एग्जांपल पे मूव करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, एक बंदे की एज है। ठीक है, एक बंदे की क्या हुआ है, अगर एक बंदा आता है, उसकी एज जो है, सपोज एक बंदा राम है, राम एज 24 ईयर्स है। अब हमें क्या करना है, उसे सेक्शन डिवाइड करना है, हमें सेक्शन देना है एज के बेसिस पे।
एज के बेसिस पे एक बंदा राम है, वो स्कूल में एडमिशन लेता है, लेकिन उसकी एज जो है 24 ईयर्स है। तो हमें क्या करना है, एक बंदे को सेक्शन देना है हम लोगों को। अब सेक्शन हम लोग कैसे देना है, अगर उसकी एज 15 to 20 है तो उसे ए सेक्शन मिलेगा। अगर उसकी एज 22, अगर उसकी एज लेस देन 20 है तो उसको सेक्शन ए मिलेगा। अगर उसकी एज लेस देन 25 है उसको बी सेक्शन मिलेगा। अगर उसकी एज लेस देन 30 है तो उसको सी सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन हो गई। यहाँ हमारे पास 3 कंडीशन हो गई। क्या है, अगर इफ़, कमेंट में लिख देते हैं, इफ़ एज इज़ लेस देन 20 देन राम विल गेट सेक्शन ए। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, इफ़ एज इज़ लेस देन 25 but greater than 20 then Ram will get section B। एक कंडीशन और है हमारे पास, इफ एज इज लेस देन 30 but greater than 25 then Ram will get section C। now our next condition है, if none of the above condition met, if Ram, or we can write like this, if Ram age is greater than 30 then he will get section D। so ये हम लोग को करना है। तो हम लोग यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग समझ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। हम लोग नेस्टेड इफ एल्स को कैसे यूज़ करते हैं, क्या नेस्टेड इफ एल्स होता है, मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, वो चीज़ें हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या लिखा, इफ़ हमारे पास राम एज है, अगर राम की एज कितनी है, सबसे पहले हम लोग की लाइन क्या है, राम एज इज़ लेस देन 20 देन राम विल गेट सेक्शन ए। राम हम लोग ये लिखेंगे, राम एज इज़ लेस देन 20, तो प्रिंट एलन गॉट सेक्शन ए, ये मैसेज प्रिंट करवा दें। लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, उसकी एज 20 से ज़्यादा होती है, जो कि अभी हमारे केस में है, तो उस केस में क्या जाएगा, एल्स में जाएगा। लेकिन एल्स में भी हमारे पास एक कंडीशन है कि एल्स में भी हम लोग जब भी, सपोज ये एल्स में आ गया, ये एल्स में आ गया, अगर हमारा ये कोड नहीं चला, अगर हम लोग का ये कोड नहीं चला तो ये एल्स में आ गया। जैसे कि हमने बताया था, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही इसके अंदर जाता है, अगर वो ट्रू नहीं होती है तो ये एल्स ब्लॉक के अंदर आ जाता है। तो हम लोग का एल्स ब्लॉक अब कोड रन होगा, लेकिन तो एल्स ब्लॉक में भी क्या है, कंडीशन है, क्योंकि अभी भी सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन टी एज के बेसिस पे मिल रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे भी इसके अंदर भी फिर से एज चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि सेक्शन ए तो चला गया, सेक्शन ए तो नहीं मिल सकता अभी से, क्योंकि राम की एज जो है लेस देन 20 नहीं है, जो कि जिसकी एज लेस देन 20 होगी उसी को सेक्शन ए मिलेगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग एक कंडीशन लिखी सेकंड लाइन में, इफ़ एज इज लेस देन 25 बट ग्रेटर देन 20 देन राम विल गेट सेक्शन बी। इफ राम एज is greater than 20 and Ram age less than 25 then he will got section B। मुझे ये वाली कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया है राम एज ग्रेटर देन 20, बिकॉज अगर राम की एज लेस देन 20 होती तो इसके अंदर जाता, वो ग्रेटर देन 20 है तभी तो वो इस एल्स ब्लॉक के अंदर आया है। लेकिन आप लोग की सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये कंडीशन लिख दी है, जो कि हमेशा ट्रू होगी इस केस में, क्योंकि एल्स ब्लॉक में वो जब ही जाएगा जब वो राम की एज ग्रेटर देन 20 होगी। अगर लेस देन 20 होती तो एल्स ब्लॉक में कभी जाता ही नहीं, ये वाली लाइन प्रिंट हो जाती। तो अभी हम लोग ने इतना लिख लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब ये हम लोग ने कंडीशन लिखी, राम की एज अगर 20 है, ग्रेटर देन 20, और राम की एज लेस देन 25 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है राम की एज क्या हो, 30 हो, तो ये कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाएगी। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हमें कुछ ना कुछ तो यूज़र को दिखाना पड़ेगा ना, तो हमने एल्स में दिखा दिया ये एल्स। अब हम लोग एल्स में जाएंगे, जब हम लोग ने ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हमें पता है कि वो एल्स ब्लॉक में जाता है, तो हमने इस इफ़ का एक एल्स ब्लॉक लिख दिया, ठीक है। ये इफ़ जब भी फॉल्स होगा तो ये एल्स ब्लॉक हो जाएगा। अब एल्स ब्लॉक में फिर से एक कंडीशन है कि भाई
एज इज लेस देन 30 बट ग्रेटर देन 35 देन राम विल गेट सेक्शन सी। तो क्या होता है, उसको अब सेक्शन की किस बेसिस पे मिलेगा, सेक्शन सी जब ही मिलेगा जब उसकी एज लेस देन 30 हो लेकिन ग्रेटर देन 35 हो, ग्रेटर देन 25 हो। अगर लेस ग्रेटर देन 20 है और लेस देन 25 है तो वो सेक्शन बी में एडमिट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हम लोग क्या जाएंगे, एल्स के केस में जाएंगे। लेकिन एल्स में भी एक और कंडीशन है, एल्स में भी है, उसे सेक्शन सी जब ही मिलेगा जब उसकी एज ग्रेटर देन 25 होगी और लेस देन 30 होगी, तो तभी उसको सेक्शन सी मिलेगा। तो हमने लिख लिया राम एज ग्रेटर देन 25 एंड राम एज लेस देन 30। यहाँ पे हम लोग लेस देन की जगह इक्वल टू भी लगा सकते हैं, इक्वल टू भी होगी तो भी हम लोग उसको एडमिट कर लेंगे। ठीक है, सेक्शन ए में, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में। तो अगर उसकी एज ये लाई करती है, इस कंडीशन ट्रू होती है, तो उसको क्या मिल जाएगा, इसको गॉट सेक्शन सी वो मिल जाएगा। और अदरवाइज अगर ये कंडीशन भी फॉल्स होती है, इस अगर उसकी एज जो होती है वो 35-40 होती है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो ये फिर इसके लिए हमें भी एक एल्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र तो स्टक हो जाएगा, उसे कोई सेक्शन मिलेगा ही नहीं अगर हम लोग कोई एल्स केस नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए हमें एक एल्स केस लिखना पड़ेगा। एल्स केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि 25-30, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर राम की एज ग्रेटर देन 30 होती है तो गेट सेक्शन डी। तो यहाँ पे राम की एज क्या है 30, अगर लेस देन होती तो ये तो इसमें आ जाता, लेकिन राम की एज क्या है, लेस देन 30 नहीं है, तभी तो ये एल्स केस में जाएगा, तभी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो जब ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी तब ये राम की एज इसमें आएगी, तो तब ये ग्रेटर देन 30 होगी तभी ये इसमें आएगा एल्स केस में। तो उस केस में हम लोग गॉट सेक्शन डी, 30 से ऊपर जिसकी भी एज होगी उसको सेक्शन डी मिल जाएगा लास्ट में। तो हम लोग ने ये कोड लिख लिया। तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी, जो भी एक स्कूल की रिक्वायरमेंट थी, वो भी हमने कंप्लीट कर दी अपने कोड में कंडीशनल स्टेटमेंट की हेल्प से। तो अब हमें ये पता चल रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम लोग को सिक्वेंशली लिखनी पड़े और सिक्वेंशली रन करवानी पड़े। हम लोग को बहुत सारी चीज़ें कंडीशन के बेसिस पे भी हैंडल करनी पड़ती हैं, बहुत सारे एज केसेस हैंडल करने पड़ते हैं। तो उस केस में कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी बहुत हेल्प करते हैं, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और इसको रन करवाने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग ये पुरानी क्लियर कर देते हैं और कॉटलिन सी की हेल्प से इसको कंपाइल करते हैं। तो ये हमारा सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। उसके बाद हम लोग जावा की हेल्प से इसको रन करते हैं, और तो हमारा कॉट सेक्शन डी आ गया। क्योंकि हमारी एज 40 थी, 40 क्या है, राम की एज लेस देन 20 नहीं है, तो कॉट सेक्शन ए नहीं मिला, एल्स के केस में आया। एल्स के केस में क्या लिखा हुआ कंडीशन कि अगर राम की एज ग्रेटर देन 20 है और राम की एज लेस देन 25 है इक्वल टू, तो सेक्शन बी मिलेगा। क्योंकि लेकिन राम की एज तो 40 है, ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो इसको सेक्शन बी मिल जाएगा, उस सेक्शन बी मिल जाता अगर होती। तो अदरवाइज ये एल्स के केस में जाएगा। एल्स के केस में राम की एज 25 से बड़ी ठीक है, लेकिन राम की एज लेस देन 30 नहीं है, तो हम उसको सेक्शन सी नहीं मिलेगा, एल्स के केस में जाएगा। और एल्स के केस में क्या है, राम की एज 30 से बड़ी है, तो एल्स के केस में आ गया और उसे सेक्शन डी मिल गया। तो हम लोग एज में अगर कुछ चेंजेस करते हैं, सपोज अगर आपको सेक्शन बी में एडमिट होना है तो आपकी एज होनी चाहिए 24। अगर 24 आपकी एज है तो आपको सेक्शन बी मिल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कोड, जो कि रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। देखते हैं हमारा कोड सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको रन कंपाइल कर दिया और उसके बाद रन कर दिया। रन करते हैं तो गॉट सेक्शन बी, तो हमारा कोड सही से एकदम वर्क कर रहा है। तो ये हम लोगों ने देखा कि नेस्टेड एल्स इफ क्या होता है। हम लोगों ने एक इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लिख रखा है, एक इफ एल्स के अंदर फिर एक और इफ एल्स लिख रखा है। ये क्या होते हैं, नेस्टेड इफ एल्स होते हैं। तो ये क्या हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया। तो हमको नेस्टेड मीन्स क्या होता है, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक लिखे हुए हैं, तो उसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। पहले हम लोगों ने एक इफ एल्स लगाया, फिर एल्स के अंदर फिर एक और इफ एल्स लगाया, फिर एल्स के अंदर एक और इफ एल्स लगाया, तो इसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। तो इसकी हेल्प से हम लोग ने इस रिक्वायरमेंट को अचीव कर लिया। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जो कि हम लोगों ने नेस्टेड इफ एल्स की हेल्प से किया है, तो हम लोग इसको मल्टीपल कंडीशंस की हेल्प से भी कर सकते हैं। इसको हम लोग अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, सपोज इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो सपोज हमने क्या लिखा था, राम की एज लेस देन इक्वल टू 20 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका। मैं कॉपी कर लेता हूँ और गॉट सेक्शन है। लेकिन अगर वो नहीं होता है, अगर वो 20 से लेस देन नहीं होती है, सपोज 24 है उसकी एज, तो एल्स में जाएगा। तो हम लोग एल्स के साथ ही नेस्टेड की बजाय हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एल्स इफ। पर हम लोग एक और कंडीशन ऐड कर सकते हैं, ये वाली कंडीशन कि राम की एज जो है वो ग्रेटर देन 20 है एंड राम की एज लेस देन इक्वल टू 25 है।
देन वो इसके अंदर जाएगा और उसे कौन सा सेक्शन मिल जाएगा, सेक्शन बी मिल जाएगा। तो ये सेक्शन बी उसे मिल गया। अब हमने क्या किया, लेकिन सपोज ऐसा हो सकता है उसकी एज 27 हो तो इस ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही है, ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही है, फिर एक और एल्स में आएगा। तो एल्स के साथ साथ अगर हम, क्योंकि अभी हमें एक और कंडीशन चेक करनी है, क्योंकि सेक्शन सी भी उसे सिर्फ इस कंडीशन पे मिलेगा कि अगर उसकी एज 30 से लेस देन और ग्रेटर देन 25 है। तो एल्स इफ के केस में आ जाएंगे और राम एज ग्रेटर देन 25 एंड लेस देन 30, लेस देन और इक्वल टू 30, देन वो इस केस में आ जाएगा। तो उस केस में से क्या मिल जाएगा, इस केस में उसे गॉट सेक्शन सी मिल जाएगा। अब हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, लेकिन क्या हो सकता है राम की एज 32 हो, तो 32 में क्या होगा, राम की एज 20 से लेस देन नहीं हुई तो ये ट्रू नहीं होगा। तो एल्स में जाएगा, एल्स इफ में ये कंडीशन चेक हुई तो 32 एज है तो 22 से तो बड़ी है लेकिन 25 से छोटी नहीं है, तो सेक्शन बी वाले भी नहीं मिलेगा उसे। अब सेक्शन इसमें चेक होगा, राम की एज 25 से तो बड़ी है लेकिन 30 से बड़ी नहीं है, 30 से छोटी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन सी नहीं मिलेगा उसे। तो हम लोग को भाई कुछ तो दिखाना होगा, कोई तो सेक्शन उसे देना होगा, क्योंकि वही उसे एडमिशन तो देना ही है उसे कॉलेज में। तो हम लोगों ने एल्स लिखा। अब हम लोग ने क्या किया, एक लास्ट केस बचा हुआ है, तो उस केस में हम लोग को कोई कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई कंडीशन बची नहीं है। तो हम लोग ने प्रिंट एलन जो भी एज 30 से ऊपर होगी उसको सेक्शन डी मिल जाएगा। तो हम लोगों ने इसको लिख दिया। अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि हम लोग का ये कोड सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग फिर से इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करने के बाद इसको रन करते हैं। इसको रन करा, गॉट सेक्शन बी, क्योंकि उसकी एज, राम की एज अभी 24 है। अगर हम राम की एज को करके अगर आपको 18 एज चाहिए, सेक्शन ए में जाना है, 18 एज होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद उसको फिर से रन कर दिया, तो गॉट सेक्शन ए आ गया हमारा आंसर। इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़ लिया और मल्टीपल इफ एल्स इसमें स्टेटमेंट को पढ़ लिया और अच्छे से समझ लिया एग्जांपल के थ्रू। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग का जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है इफ एल्स एज एन एक्सप्रेशन। तो हम लोग देखेंगे कॉटलिन हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है कि हम लोग इफ एल्स को एज एन एक्सप्रेशन भी यूज़ करते हैं। इसी वजह से कॉटलिन में कंडीशनल ऑपरेटर नहीं है। जावा में कंडीशनल ऑपरेटर होता है लेकिन कॉटलिन में नहीं है, क्योंकि हम लोग इफ एल्स को एज एन एक्सप्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं तो वो हम लोग इसको समझेंगे। सपोज़ अभी हमें क्या करा है, अभी हमने सेम कोड को उठा के कॉपी कर लेना है और इधर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और यहाँ पे इसको मैंने फॉर्मेट कर लिया कोड को, और वेल राम एज को यहाँ पे हम लोग डिक्लेयर कर लेते हैं 25, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग को पढ़ना है इफ एल्स स्टेटमेंट एज एन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन क्या करता है, एक्सप्रेशन क्यों बोलते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ इवैल्यूएट करके, कोई भी चीज़ वैल्यू कैलकुलेट करके हम लोग को एक आउटपुट रिटर्न करता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट को एज एन एक्सप्रेशन को यूज़ करने का मतलब ये है, सपोज़ हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग को जो बार बार प्रिंट एलन लिख रहे हैं, ये बार बार इसके अंदर हम लोग हर एक एल्स इफ के ब्लॉक के अंदर हम लोग ये प्रिंट एलन स्टेटमेंट लिख रहे हैं, तो इसको ना लिख के हम लोग एक वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर कर लें और इसको फर्दर फिर हम लोग यूज़ करें या फिर उसको प्रिंट करें, तो कुछ भी करें हम लोग ये चाहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, वेल आउटपुट मैसेज, एक वेरिएबल बना लेते हैं। इफ़ राम एज इज 20 गॉट सेक्शन है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, हम इस वेरिएबल में ये इस वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं। तो अब हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। कोई भी चीज़ को समझने से पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है, एक्सप्रेशन कैसे क्या होता है। व्हेन एवर वी राइट नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट in the last line of if or else block, Kotlin compiler consider it as return value। तो हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझेंगे कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा, ये हमारा है, और यहाँ पे हम लोगों को इस मैसेज में हम लोग को ये रिटर्न करवाना है कि सेक्शन ए रिटर्न हो गया। तो हम लोग ने क्या किया, ये लास्ट स्टेटमेंट क्या है, नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट है। नॉन असाइनमेंट मतलब ये वैल्यू हम लोग किसी को असाइन नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये एक नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ये जो हमने क्या बोला, जो भी इफ़ या एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी लास्ट लाइन होती है, अगर वो नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट है तो वो एज ऑटोमेटिकली कॉटलिन कंपाइलर उसको इस वेरिएबल में उसको इफ पे रिटर्न कर देगा। तो हम लोग उसको जो कॉटलिन कंपाइलर रिटर्न कर रहा है बस उसको स्टोर करने के लिए हम लोगों ने एक वेरिएबल बना लिया।
सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे कि अगर हम लोग को यहाँ पे भी कुछ रिटर्न करना है तो यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख देंगे, सेक्शन बी, जो कि एक नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट है। और सेम हम लोग यहाँ करेंगे सेक्शन सी, और सेम हम लोग यहाँ करेंगे सेक्शन डी। तो हम लोग ने क्या समझा यहाँ से कि अगर इफ़ एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी लास्ट लाइन है वो एक नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट है, तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली कॉटलिन कंपाइलर रिटर्न करता है। तो अगर उस वैल्यू रिटर्न वैल्यू को स्टोर करना है, यूज़ करना है, तो हम लोग उसको एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं और इक्वल टू असाइन कर देते हैं। तो इस ब्लॉक से, इस पूरे कोड से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी जिस कंडीशंस के बेस पे, वो इसमें स्टोर हो जाएगी। तो कैसे, इफ़ राम एज इक्वल टू 20, तो लेस देन 20 होगा तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू सेक्शन ए वाली आउटपुट मैसेज के अंदर आ जाएगी। अगर नहीं हुआ तो एल्स इफ के अंदर जाएगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ये सेक्शन बी प्रिंट हो जाएगा और सेक्शन बी इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर ये भी कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ये कंडीशन फॉल्स हुई, तो इस कोड के अंदर जाएगा और इस ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये सेक्शन सी रिटर्न हो जाएगा। और अगर ये भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स के अंदर जाएगा और सेक्शन डी प्रिंट हो जाएगा और सेक्शन डी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये ऐसे कोड चलेगा। तो और मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ वी आर writing non-assignment statement inside if block, we should write else block also, because if condition is false then else block will execute, and if we are not returning anything then we will get null value। वो अभी हम लोग, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोग इफ़ ब्लॉक के अंदर कोई नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं जो कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है, सपोज ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स के अंदर जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा, एल्स के अंदर जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोगों ने कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा तो ये वैल्यू नल आ जाएगी यहाँ पे। तो उसको हम लोग देखेंगे और उसको समझेंगे, इसको भी देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मली एक बार रन करवा के देखते हैं। अगर एज 25 है तो यहाँ पे 25 एज है तो यहाँ पे गॉड सेक्शन भी प्रिंट हो जाना चाहिए। और यहाँ पे हम लोग आउटपुट मैसेज को भी प्रिंट करवा लेंगे, हाय यू एडमिटेड इन आउटपुट मैसेज। ओके, सो हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, रन करवा लेते हैं। रन करवा के देखते हैं कि कैसे क्या आउटपुट आता है। तो अगर हम लोग अपने हिसाब से सोचें, अगर 25 एज है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसके अंदर नहीं जाएगा तो ये वाली कंडीशन आएगी। ये कंडीशन क्या है, एज 20 है, 20 से बड़ी है और 25 के इक्वल है, तो इस कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो गॉड सेक्शन भी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये सेक्शन भी यहाँ पे ये आउटपुट मैसेज में रिटर्न हो जाएगा, जो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। फिर आउटपुट मैसेज को हम लोग यहाँ पे, फिर ये एल्स ब्लॉक नहीं चलेंगे, फिर यहाँ पे डायरेक्टली इस पर आ जाएगा और फिर यहाँ मैसेज आ जाएगा, हाय यू एडमिटेड इन सेक्शन बी। तो हम लोग इसको रन करवा के देखते हैं। सेव मैंने कर लिया है इसको, सेव मैंने कर लिया है एंड उसके बाद अब हम लोग एक बार रन करवा के देखते हैं। ये सक्सेसफुली हमारा कंपाइल हो गया है और उसके बाद हम लोग इसको रन करवाते हैं। गॉट सेक्शन बी, हाय यू एडमिटेड इन सेक्शन बी। ठीक है, हम लोगों ने ये समझ लिया ये कैसे एक्सप्रेशन के तरह काम करता है। ठीक है, और यहाँ पे अब ऐसा नहीं कि एक ही लाइन हो सकती है। यहाँ पे अगर हम लोग 10 लाइनें लिख दें तो उससे मतलब नहीं। अगर लाइन लास्ट स्टेटमेंट नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट है तो वो रिटर्न हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम लोग बात कर रहे थे इस केस की कि अगर यहाँ पे अगर इफ स्टेटमेंट के अंदर अगर हम नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो एल्स के अंदर भी लिखना होगा। सपोज ऐसा करते हैं, सेक्शन डी को यहाँ से हटा देते हैं तो और एज डाल देते हैं 40, ताकि ये जो है एल्स केस में जाए, क्योंकि ये कंडीशन तो सारी फॉल्स हो जाएंगी। इस केस में 40 एज है तो सेक्शन डी में, तो देखते हैं क्या होता है और क्या प्रिंट होता है। हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए देखते हैं। गॉट सेक्शन डी प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे नल आना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, प्रिंट करवा के देखते हैं। सेक्शन ए, वार्निंग, कंडीशनल ब्रांच रिजल्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज इम्प्लिसिटली कास्ट टू एनी। अगर हम लोग इसमें हम लोग अगर कुछ भी असाइनमेंट नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं और प्रिंट एलन क्या करता है, हम लोग को यूनिट रिटर्न करता है। तो फिर ये जो क्या आउटपुट मैसेज क्या है, ये समझ नहीं पा रहा है इसमें किस वेरिएबल में कास्ट होना है। और ये जो क्या है, एक कॉटलिन जो है स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, तो इसको पहले कंपाइल टाइम पे पता होना चाहिए कि किस टाइप का वेरिएबल है। तो फिर ये उसको पता नहीं चल पा रहा है, इस वजह से ये एरर थ्रो कर रहा है। अगर हम लोग इसमें वापस से सेक्शन डी लिख देते हैं तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि किस तरीके का ये वेरिएबल है, किस टाइप का है ये और किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। तो ये है। तो अगर हम लोग एक इफ़ में नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐड कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे
क्या बोलते हैं, एल्स ब्लॉक में भी हम लोग को नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. वी विल गेट कंपाइल टाइम एरर. सॉरी, आई एम या नाउ इट्स करेक्ट. अगर हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर कोई नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखते हैं तो एल्स ब्लॉक के अंदर भी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि वरना वो टाइप कंसिडर नहीं कर पाएगा. या फिर अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं, अगर यहाँ से सेक्शन डी हटा दूं और यहाँ पे इसको स्ट्रिंग कर दूं, तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इसको नल रिटर्न करना चाहिए और नलेबल टाइप का बना देते हैं, ताकि तभी ये नल स्टोर कर पाएगा. देखते हैं क्या होता है. मुझे भी नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन एक बार ट्राई करके देते हैं. ऐसे ही ट्राई करके ही सीखते हैं. मैंने इसको कंपाइल कर लिया है और कंपाइल करने के बाद आ रही है एरर. इन्फर टाइप इज एनी बट स्ट्रिंग वॉज एक्सपेक्टेड. सेक्शन ए 14 टाइप मिसमैच. तो हम लोग को यहाँ पे नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा, वरना कंपाइल टाइम एरर आएगी. अब बिना अगर हम लोग नॉन असाइनमेंट स्टेटमेंट नहीं देते हैं, अगर केवल इफ़ में देते हैं, एल्स में नहीं देते हैं, तो ये एरर थ्रो करेगा. अगर हम लोग टाइप स्पेसिफाई करते हैं या नहीं भी करते, तो हम लोगों ने इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देख लिया कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं. तो आई थिंक यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है. और तो हम लोगों ने इस वीडियो में अच्छे से इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में समझ लिया कि कैसे वर्क करता है. रियल लाइफ एग्जांपल पे वर्क करके देखा, रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझा कि कैसे इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होता है, किस किस सिनेरियो में यूज़ होता है, और क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों हर लैंग्वेज में ये अवेलेबल होता है. और हम लोगों ने फिर उसके बाद नेस्टेड इफ़ एल्स को भी समझा कि एक इफ़ एल्स के अंदर दूसरे इफ़ एल्स के अंदर फिर कैसे एक के बाद एक इफ़ एल्स आते जाते हैं. फिर तीसरी चीज़ हम लोगों ने ये समझा कि मल्टीपल इफ़ एल्स क्या होते हैं, मल्टीपल इफ़ एल्स को कैसे लिखते हैं, हमारे कोड रीडेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करते हैं. और तीसरी चीज़ हम लोगों ने इफ़ और एल्स को एज एन एक्सप्रेशन भी वर्क किया और इफ़ एल्स को एज एन एक्सप्रेशन भी यूज़ किया. तो आप लोग को आई होप ये समझ में आ गया होगा लेक्चर. अगर कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, तो इसका मैं रिप्लाई दूंगा, और अगर इस पर और बेटर इंप्रूव तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and I hope you like my video. If you liked it, please hit the like button and subscribe my channel to get the latest video. And also please click on the bell icon so you will get notified whenever I will upload a new video. Thank you so much.